दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार विकास मंच के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारे साथ है प्रशांत जी मूल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गढ़ के जिला संगठक पद पर है और स्पष्ट वक्ता के रूप में इनकी ख्याति पूरे जिले में फैली हुई है। तो प्रशांत जी, हमारे राजीव गांधी सोशल मीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। जय हिंद। धन्यवाद। जय भीम। प्रशांत जी, हमारा जो चैनल है राजीव गांधी सोशल मीडिया चैनल, दरअसल इस पर हम स्पष्ट वक्ता जो होते हैं या समाज के लिए जो सही ढंग से लड़ने की कोशिश करता है या समाज के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए भी जो आगे आता है, उनकी बात जो जनरल होती है वो सामान्य लोगों तक पहुंचती है, लेकिन असामान्य लोगों के पास नहीं पहुंचती। असामान्य मतलब जो ऊपर लेवल पर बैठे हुए मंत्री है, बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े पार्टियों के अध्यक्ष है, उनके पास हमारी आवाज नहीं पहुंचती। सामान्य जनता हमारी बातों को सुनती है, ये सत्य है। इसीलिए हमारा चैनल क्या करता है कि ऐसे बहुत सारे लोगों के हम इंटरव्यूज लेते हैं और उन इंटरव्यू को हम ऊपर के लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आज इस कड़ी में हम धामनगांव आए हैं और धामनगांव में आपकी जो ख्याति है, प्रसिद्धि है, वो मुझे पता चले प्रशांत जी मूल के नाम से, जिला संगठक रिपब्लिकन पार्टी आप आठवलेगढ़। तो हमारे चैनल पर हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि आप रामदास आठवले पार्टी के जिला संगठक और अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव, समाज की समस्याओं को देखते हुए या दलित समाज के आरक्षण के प्रश्नों को देखते हुए या अभी जो मोदी सरकार जो 10 साल से जो उनकी तानाशाही कही जाएंगी, एक तरफा निर्णय का जो उनका फंडा है, उसको देखते हुए बहुत सारे नेताओं ने समाज की भावनाओं को देखते हुए एकदम से आरपीआई हो गए, वंचित बहुजन महाआघाड़ी हो गई, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी जोगेंद्र कवाड़ी इनकी हो गई, रिपाई गवईगढ़ हो गए, इनके आदेशों को ठुकराते हुए जनता ने इनके साथ विद्रोह किया और कांग्रेस अलायंस के साथ में गए, उन्हें समर्थन दिया, बाकायदा उनको चुनकर भी लाए उनके उम्मीदवार को। जैसे वर्धा डिस्ट्रिक्ट में आपका धामनगांव आता है तो यहाँ शरद जी काड़े आए हैं, अमरावती अमर काड़े आए, सॉरी शरद जी के पुत्र अमर काड़े आए हैं, वैसे अमरावती में भी वरुण वानखड़े आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सचमुच में समाज का विद्रोह है या समाज के विरोध में जो बीजेपी की जो तानाशाही है उसके विद्रोह के रूप में समाज ने ये काम किया? आपको क्या लगता है इसके? सबसे पहले तो मैं आपका इस मीडिया चैनल का धन्यवाद देता हूँ कि जो दलित शोषित बहुजनों की आवाज़ आप चैनल के माध्यम से हर गांव, हर शहर और पूरे नेता तक, यानी गांव से लेकर दिल्ली तक आप जो आवाज़ पहुँचा रहे, उसके लिए मैं आपके चैनल का धन्यवाद देता हूँ। देखिए, लोकसभा का चुनाव एक अलग चुनाव होता है। लोकसभा में पूरे भारत में एक बात फैलाई गई कि जो मोदी सरकार है वो संविधान विरोधी है और संविधान बदलने वाली है। और आम्बेडकरी समाज में आम्बेडकरी जो पार्टियां हैं उनको विविध गट है और उनको भी सबक सिखाने के लिए और भारतीय संविधान मोदी बदलना चाहती है, इस भावना को आम्बेडकरी जनता ने इतना एक्सपेक्ट कर लिया कि उसके विरोध में पूरा समाज एक कांग्रेस अलायंस की तरफ गया है। और समाज के विरोध में हम अगर आठवले साहब के जुड़े हुए, आठवले साहब मोदी साहब के साथ में जुड़े हुए, लेकिन समाज के जन भावना का आदर करते हुए हमको इस बार कांग्रेस अलायंस के लिए जाना पड़ा। ये हमारी मजबूरी है और समाज को भी आम्बेडकरी जनता के नेताओं को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस अलायंस की तरफ गई और हमने भी आंखें बंद करके समाज का साथ दिया। प्रशांत जी, एक अभी जस्ट 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक डिसीजन आया, आदेश आया हुआ, आरक्षण का वर्गीकरण किया जाए SC ST ये 2 कम्युनिटी में, SC में और ST में, दोनों में उन्होंने वर्गीकरण का एक आदेश आया हुआ है और जिसका आदेश बाकायदा जो लिखा गया और पढ़ा गया है वो एक दलित जो जज है, दुर्भाग्य है या सौभाग्य है मैं तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन दुर्भाग्य है या सौभाग्य वो अलग विषय, लेकिन उसका जो आदेश लिखा है एक दलित जो न्यायमूर्ति है गवई साहब, BR गवई साहब,
उनके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो वर्गीकरण है आरक्षण का, इस वर्गीकरण की वजह से समाज के जो पिछड़े हैं, जो एकदम जो गांव का व्यक्ति है या सबसे दबा हुआ कुचला हुआ समाज है, उसके ऊपर इस आदेश का कुछ परिणाम होगा, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, लग रहा है, क्योंकि इसका विरोध हम्म, सबसे पहले जो जिस दिन ये एक्ट आया हम्म, या कानून हम्म, सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया, हम्म, तो सबसे पहले विरोध केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास जी आठवले साहब ने किया, हम्म, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे में कोई वर्गीकरण हो। हम्म, जो बाबा साहब ने जो 342वें कलम में हाँ, जो समाज को आरक्षण दिया है, दबे कुचले लोगों को दिया है, इसमें पहला 340वीं कलम ओबीसी के लिए, हाँ, 341 कलम आदिवासी के लिए हाँ, और 42 है एससी के लिए। हम्म, तो जिस तरह बाबा साहब ने जो हिसाब से आरक्षण दिया है, हम्म, उसी हिसाब से हम आरक्षण चाहते हैं। अच्छा, अगर हमारे में कुछ लोग, हमारे ही कुछ लोग हमारे आरक्षण में अगर फुट डालकर समाज को बांटना चाहते हैं, तो हम सत्ता में भी रहकर भी इसका विरोध करेंगे। और तो- आठवले साहब ने हमें ऐसे आदेश दिए हैं, हम्म, तो और हमारी पार्टी और मैं खुद इस जिले में, इस मतदार संघ में इसका विरोध करूंगा। जी जी। प्रशांत जी, एक ये जो आदेश है, ये आदेश की वजह से जो वर्गीकरण हो रहा है, वो वर्गीकरण किस प्रकार से तय होना है, ऐसा कुछ आपके ध्यान में आया? हाँ, क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट समाज है, खासकर के जो हाँ। दलित समाज है, हाँ, हाँ, तो दलित समाज में फिर दो गठ निर्माण हो जाएंगे। हाँ, एक तो जो पैसे वालों का एक गठ है, वो गठ, और एक जो गरीब है दबा कुचला, ये दो गठ में आरक्षण के लिए फिर लड़ाई होगी और दोनों ही आप साथ एक में के लिए विरोध में खड़े हो जाएंगे और हमें कदापि नहीं चाहते हैं। मेरा एक स्पष्ट रूप से कहना है कि जो शेड्यूल कास्ट भाई, जो दलित भाई, जो आर्थिक रूप से सक्षम है, स्ट्रांग है, जिनके महीने की सैलरी 1 लाख रुपए से होती है, तो वो इस आरक्षण से बाजू हट जाए और अपने जो नीचे का जो भाई है, जो दलित दबा कुचला गरीब है, जो आर्थिक कमजोर है, उसको उस आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। प्रशांत जी, क्या हो गया जब सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आता है और स्पेशली जब वो खंडपीठ में आता है, 3 जज, 5 जज, 7, 9, 11, 13 हाईएस्ट खंडपीठ थी केशवानंद भारती केस में, राइट। उसके बाद फिर 15 भी बैठी नहीं है। तो ये 7 जजों का क्या डिसीजन था, ये 7 में से 7 एक से पास हुआ। ये जो डिसीजन है, और ये डिसीजन आरक्षण का वर्गीकरण, ठीक है, उसके बाद में आरएसएस या बीजेपी या दोनों या हिंदुत्ववादी संगठन, इनका शुरू से ही मानस था आरक्षण खत्म किया जाए। तो आपको दोनों में सामंजस्य नहीं दिख रहा? देखो, सबसे बड़ी जो जनता की अदालत है, हाँ, वो होती है पार्लियामेंट। हाँ, अगर पार्लियामेंट ने बहुमत से अगर कायदा पास कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट को वो मानना ही पड़ेगा। जी, जी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रिपीटेशन के लिए राष्ट्रपति को भेज सकते हैं, हाँ, हाँ, लेकिन राष्ट्रपति को अगर यहाँ का पार्लियामेंट, जिसको अपन संसद भवन बोलते हैं, हाँ, संसद भवन ने अगर इसका विरोध किया संसद में, तो वो राष्ट्रपति बोलो या फिर न्यायालय बोलो, उच्च न्यायालय, हाँ, उच्च न्यायालय को भी आदेश रद्द करना पड़ता है। और पार्लियामेंट या संसद में आज जो शेड्यूल कास्ट के लोकसभा के सांसद है, वो आज इस पर चुप बैठे हैं। और कुछ जो बड़ी पार्टियां है, उनके वो सिर्फ एक क्या बोलते हैं, उनको एक बाहुल्य बनकर चले गए। हाँ, हाँ। अगर वो समाज का अच्छा देखना चाहते हैं, मैं सारे SC ST OBC के सांसदों को कहना चाहता हूँ आपके टेलीविजन चैनल से, आपके यूट्यूब चैनल से, कि वो इस वर्गीकरण का तोड़ जोड़ से विरोध करे और समाज में एकता बनाए रखने की कोशिश करे और आप इसका आवाज पार्लियामेंट में उठाए। और पार्लियामेंट से में अगर पूरे संसद एक हो गए, तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये फैसला बदलना पड़ता है। प्रशांत जी, क्या हुआ जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया 7 जजों का 1 अगस्त को, लेकिन उसके बाद में उसी समय में संसद चल रही थी, ठीक है, यानी आदेश आने के लगभग 7 दिन तक संसद चली है। और आपको पता है भारत के पार्लियामेंट में 139 जो सांसद है शेड्यूल कास्ट, SC ST VJNT और OBC, ये 139 लोग हैं ऑलरेडी। उन्होंने 7 दिन तक इस डिसीजन का कुछ भी विरोध नहीं किया, जिसकी वजह से बीजेपी सरकार ने उस बिल के विरोध में कोई प्रस्ताव भी नहीं रखा। और सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश आता है इस मामले में राज्य सरकारों को निर्देश देने वाला, तो उसे तो लागू करना ही पड़ेगा।
अगर ये 30 दिन के अंदर किसी ने अपील नहीं किया, अपील अगर 30 दिन के अंदर अपील में कोई नहीं गया तो ये कानून बन जाएगा। और अभी संसद सत्र अभी डायरेक्ट 6 महीने के बाद में होगा, तो ये जो 6 महीने जो बीच वाला जो भाग है वो 6 महीने में तो फिर आरक्षण का तहस नहस होना लाजमी है। आपको क्या लगता है उस बारे देखिए, अभी संसद 6 महीने बाकी है। में? आपके टीवी चैनल माध्यम से मैं सुन रहा हूँ 6 महीने बाकी है। हाँ। लेकिन संसद में सबसे पहला विरोध केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री सत्ता में होते हुए भी रामदास जी आठवले ने किया। और मैं सभी सांसदों से एक आपके चैनल के माध्यम से एक आग्रह करता हूँ, एक विनती करता हूँ कि आप इस आठवले साहब को साइड में रखिए। समाज में हुए अन्याय अत्याचार के विरोध में एक होकर संसद में आपने आवाज बुलंद कीजिए। ठीक है, 6 महीने बाद है, लेकिन आज हम पूरे भारत में, खास करके उत्तर भारत में, इसके बारे में एक बड़ा आंदोलन 21 अगस्त को होने वाला है। 21 अगस्त को होने वाला है और उस अगस्त में भारत बंद का ऐलान किया गया है। तो महाराष्ट्र के हिसाब से उस महाराष्ट्र में इस आंदोलन का मुझे असर दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी उस आंदोलन को हमारा और हमारे पार्टी का आदेश या फिर मेरा व्यक्तिगत आदेश के रूप में हम इस अमरावती जिले में धामनगांव मतदार संघ में इस आंदोलन को हम उठाएंगे और लोगों से भी विनती करेंगे कि इस विषय में आप पूरा अभ्यास करें, उसकी जानकारी ले। और जैसा अमरावती में शेड्यूल कास्ट के यानी एससी के जो खासदार साहब है बलवंत बाबू, जिनका हमने पूरा लोकसभा में सपोर्ट किया था, उनसे भी मेरी आपके टीवी चैनल के माध्यम से गुजारिश रहेंगे कि इस आवाज को, आज ठीक है संसद भवन बंद है, लेकिन संसद के बाहर तो हम आवाज उठा सकते हैं और 6 महीने बाद अपन संसद बंद गिरा सकते हैं। क्योंकि 6 महीने में, क्योंकि एक आधा कायदा बनने के लिए, कायदा अगर तुरंत बनता है तो उसके अमल बने होने के लिए 7 साल लगते हैं, कम से कम 2-2.5 साल तो लगते चाहे। फिर भी अपने पास 6 महीने है। 6 महीने में हम मोदी सरकार का या फिर सुप्रीम कोर्ट का विरोध करेंगे, क्योंकि हम रिपब्लिकन पार्टी के, हम बाबा साहब अम्बेडकर के, हम SC ST का अन्याय हमसे देखा नहीं जाता, चाहे हमें सत्ता का साथ छोड़ना भी पड़ेगा तो चलेगा। तो हम इस इसी संसद को नहीं तो भारत के जो 139 संसद है, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप पार्लियामेंट के अंदर विरोध करें, हम पार्लियामेंट के बाहर हम विरोध करेंगे और 6 महीने के बाद हम सरकार पर इतना दबाव डालेंगे कि सरकार को कायदा बना के सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति को भेजना पड़ेगा। और हमें आशा है हम जब जनता के बीच में जाएंगे, इसकी आवाज उठाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट को ये निर्णय रद्द करना पड़ेगा। प्रशांत जी, इस डिसीजन के पीछे एक बैकग्राउंड है। ये डिसीजन जिस केस के आधार पर आया है, एक पंजाब में 2016 में पंजाब का केस था और उससे पहले 2004 में जो केस थे हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू उस समय में, और वर्गीकरण का सबसे पहले प्रयोग उन्होंने ही किया था उस समय में हैदराबाद में। तो उन्होंने ABCD ऐसे करके 4 वर्ग निर्मित किए थे। उसके अगेंस्ट में फिर पिटीशन दाखिल होते सुप्रीम कोर्ट में आई और उसी को बीच में एक दूसरी केस जुड़ी है 2016 की पंजाब की। उन दोनों ही केस का एक ही फॉर्मेट होने की वजह से एक ही केस में मर्ज किया गया और 2024 में उसका डिसीजन आया। अभी देखिए प्रशांत जी, ये कब बैकग्राउंड था, अभी इसमें कॉन्स्पिरेसी जिसे कहते हैं, षड्यंत्र की जो बू आती है, उसके बारे में बताना चाहूँगा और आपकी राय भी लेना चाहूँगा। 2024 के लोकसभा में बीजेपी को 240 सीटें आई थी और कांग्रेस अलायंस को 234 सीटें आई, यानी दोनों ही लगभग सेम ही थे। 30-35 सीटों का कम ज़्यादा होना था, लेकिन 240 सीटें होने के बाद बीजेपी की सरकार बैठी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, ठीक है। लेकिन 240 में उन्हें 32 सीटें चाहिए थी, 272 का लोकमत का बहुमत है, ठीक है। तो चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद प्लस उनको जिसने समर्थन दिया था पवन कल्याण करके, जो फिल्म एक्टर भी रह चुके हैं, उनके 2 सांसद, ऐसे 18 सांसदों का समर्थन नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार को दिया है। साथ ही नीतीश कुमार ने अपने 12 सांसदों का भी समर्थन दिया। तो ऐसे करके वो 272 पर बीजेपी पहुंची और सरकार में बैठी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने किसी भी प्रकार से मंत्री पद की मांग भी नहीं रखी सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री की मांग नहीं रखी। इवन नीतीश कुमार भी, उन्होंने भी किसी भी मंत्री पद की मांग नहीं रखी। उन्होंने सिर्फ हैदराबाद के लिए पैसा मांगा और बिहार के लिए स्पेशल पैकेज नीतीश कुमार ने मांगा, विशेष दर्जा, ठीक है ना। लेकिन
पैसा मांगने अभी तो बजट में किया है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू का जो सपना था वर्गीकरण का 2004 का, और अभी जो इमीडिएट जो डिसीजन आया हुआ है, क्या ऐसा नहीं लगता कि वो समर्थन जो 18 सांसदों का है, वो समर्थन के बदले वर्गीकरण की परिभाषा पूर्ण की गई हो और सुप्रीम कोर्ट कंधा बना हुआ हो, और चंद्रबाबू नायडू का जो मांग है, जहाँ उनकी अपेक्षा थी, वो बंदूक बन के SC ST समाज में चली हो? कैसा आपको ऐसा नहीं लग रहा, या षड्यंत्र नहीं लग रहा है कुछ? देखिए क्योंकि कैसा है, समय बता रहा है, समय वैसे ही आया है, यानी ये संयोग नहीं है। नहीं, देखिए चंद्रबाबू नायडू एक उच्च वर्णीय ब्राह्मण है हम्म, और हर प्रदेश की अलग अलग एक समाज की संकल्पना होती है। हम्म, तो वो चाहते हैं चंद्रबाबू नायडू हम्म, कि शेड्यूल कास्ट में जो नीचे का जो दलित दबला कुछ आदमी है हम्म, तो वो एक ना हो जाए, हम्म, उनको इसमें वर्गीकरण हो जाए। हम्म, और वो जैसा उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए ये प्रदेश में उनकी ये चाल थी, ये नीति थी, हाँ, वो पूरे नीति पूरे देश में लागू करने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने शायद हाँ, सरकार पर दबाव डाला होगा। हाँ, ये मेरा व्यक्तिगत कहना है। हाँ, और सरकार को अपनी जान बचाने के लिए यानी कुर्सी बचाने के लिए हाँ, 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 सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को सहारा लेते हुए हाँ, हाँ, ये वर्गीकरण का दाव उन्होंने फेंका है। जी हाँ जी। हाँ, क्योंकि कैसा हो गया, उन्होंने मंत्री पद की मांगे भी नहीं रखी, यानी और चंद्रबाबू नायडू इस देश में जितने भी नेता हुए हैं, वो डिमांड करने में नंबर 1 की पोजीशन रखते हैं। हाँ, वो सरकार को हैरान परेशान करके उससे वो सब चीजें हासिल करना चाहती है, और करती भी थी। अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने ऐसे ही परेशान किया, ये इतिहास है। और नरेंद्र मोदी साहब को भी ये पता है, चंद्रबाबू का समर्थन मतलब डिमांडों की लिस्ट जो कभी खत्म नहीं होती। अभी बजट में आपने देखा होगा, बजट में 50 लाख करोड़ रुपए सिर्फ आंध्र प्रदेश को दिया हुआ है, यानी 50% बजट चंद्रबाबू को दिया हुआ है, और बाकी के 28 में से 27 राज्यों को ठेंगा दिया हुआ है। ये तो लगता ही है कि ये षड्यंत्र है। लेकिन मैं एक और बात पर आना चाहता हूँ, ये जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण में अभी तक पता नहीं चला कि कितने लेयर होंगे, कितने वर्ग होंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की बात निकले तो 4 तो वर्ग होंगे होंगे। लेकिन अभी आप SC समुदाय से आते हैं, और SC में 59 जातियां हैं, तो उन 59 जातियों का वर्गीकरण किस प्रकार होगा? देखिए SC में जो जाति है 59 जाति, हाँ, अब खास करके मैं महाराष्ट्र के बौद्ध समाज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो बाबा साहब ने हमको बताया था कि ये 12.5 जाति जो हम में थे उसको आप छोड़ दीजिए, आप बुद्धिस्ट बनिए, बौद्ध बनिए। हम बौद्ध समाज राजकारण में सक्सेस इसलिए नहीं हुआ कि हम 12.5 जातियों में बढ़ गए, और पूरे देश में शेड्यूल कास्ट एक नहीं होना चाहिए। ये कुछ विशिष्ट वर्गों की ताकत है, उसमें से एक चंद्रबाबू नायडू है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का जो आंध्र प्रदेश है वह शेड्यूल कास्ट अगर एक हुई तो वो उनसे दूर चले जाता है, और इसमें फुट कैसे डालना है। तो ये चंद्रबाबू नायडू की सोच है कि अगर शेड्यूल कास्ट को अगर फोड़ा जाए तो हम वहाँ आंध्र प्रदेश में राज कर सकते हैं। हाँ, हाँ, यही रणनीति कुछ सालों में शरद पवार ने की महाराष्ट्र में, कि SC समाज में खास करके बुद्धिस्ट समाज में अगर फूट डाल दिए, इनको अगर जाति के नाम से अलग अलग कर दिए तो हम इनके ऊपर राज कर सकते हैं। हाँ, हाँ, इसी बात को ध्यान में रखते हुए चंद्रबाबू नायडू ने हमारे इसमें वर्गीकरण करके हमको एक दूसरे से बांट कर अलग करने की कोशिश की, और वही कोशिश उन्होंने माननीय मोदी जी प्रधान है उनको बताया कि इनमें वर्गीकरण करे, यानी ये आपस में एक ना हो सके और एक ना हो सकर हम राज कर सके। उनको उन्होंने उनके गद्दी बचाने के लिए, हाँ, उनको जिंदगी भर सत्ता में रहने के लिए उन्होंने ये वर्गीकरण का प्लानिंग किया है। फूट डालो राज्य का नीति, और हम इसका विरोध करेंगे। प्रशांत जी का आपके जो फूट डालो राजनीति वाली जो बात आई भी है, उस पर मुझे एक वाक्य ध्यान में आता है। जैसे ही वर्गीकरण का डिसीजन आया तो महाराष्ट्र में एक उसके 2 या 3 दिन के बाद में एक महाराष्ट्र में एक GR निकला है, एकनाथ शिंदे ने GR निकाला है कि 1927 से जो महार और जो मांग है मातंग समाज जैसे उन दोनों में वही तभी से झगड़ा है, यानी दूजा भाव है। तो मांग समाज के कुछ नेताओं ने कुछ समय पहले, यानी बहुत वर्षों पहले, एक मांग नहीं रखी थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सामने कि भाई हमें SC में से स्पेशल मांग समाज के लिए 4% का आरक्षण दिया चाहिए, ठीक है ना।
ऐसा उन्होंने बार बार निवेदन दिया, पत्रव्यवहार किया, आंदोलन भी किया उसके लिए। और जैसे ही ये डिसीजन आया, महाराष्ट्र सरकार ने एक जीआर जारी किया है, शायद आपको पता हो। तो उस जीआर में एक बाकायदा समिति बनाई गई है और उस समिति को ये अधिकार दिया है कि मांग समाज की या मातंग समाज की जो मांगनी है, जो डिमांड है, वो जायज है या नहीं है। कहने का मतलब ऐसा है कि एससी में आज इस आदेश की वजह से भेदभाव शुरू हो चुका है, जो 1927 का ही था, क्योंकि मांग समाज ने बाबा साहब को भी कड़े शब्दों में कहा था कि आप हमारी ओर ध्यान देते नहीं है, जो कुछ देते हैं महार समाज को देते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार का ये कदम आपको उचित लगता है? नहीं, देखिए, मुझे महाराष्ट्र सरकार का एक कदम उचित नहीं लगता है। जो लोग बाबा साहब के ऊपर आरोप करते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने सबसे ज्यादा मातंग परिषद ली है और बौद्धों का विकास केवल आरक्षण के भरोसे पे नहीं हुआ है। बाबा साहब ने 1956 को 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि पे हमको बुद्ध का धम्मा दिलाया है। जी हाँ। और हमने जो पुराने जो हमारा जो अंधश्रद्धावादी जो हम हिंदू धर्म में थे, वो हमने छोड़ दिया है। हम विज्ञानवादी बौद्ध धर्म अपना कर हमारा विकास हुआ है। और हम बाबा साहब ने कहा था, सिखा संगठित और संघर्ष करा, हमने पढ़े। केवल हम आरक्षण के भरोसे पे नहीं है। आज हमारे बच्चे कुछ इतने टॉप में है कि 100 में से 100% लाते हैं, तो वो ओपन कैटेगरी में आईएएस अधिकारी बने हुए हैं। बहुत सी जगह है जहाँ आरक्षण नहीं है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनना कोई आरक्षण नहीं है। आज हमारे वहाँ पहुंचे, वहाँ तो कोई आरक्षण नहीं है। बहुत से मेडिकल कॉलेज में, बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आरक्षण नहीं है। हमारे केवल बुद्धिस्ट के ही वहाँ आदमी पहुंच गए, वहाँ तो कोई आरक्षण नहीं है। फिर वहाँ हमारा मातंग समाज क्यों नहीं गया है? और मातंग समाज के खास मेरे भाई है, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने सबसे ज्यादा काम महारों के बाद या महारों से भी ज्यादा किया होगा, तो वो मातंग समाज के लिए किया। और मातंग समाज के बहुत बड़े विद्वान साहित्यकार होके गए अन्नाभाऊ साठे, उन्होंने भी कह कर गए, बाबा साहब आंबेडकर का देहांत होने के बाद में उन्हें कह कर गए, सांगोने गेले माझं भीमराव जगह बदलो घालू निगाव। यानी अन्नाभाऊ साठे को अगर बाबा साहब कई दिनों के बाद समझे, तो हम तो पढ़े लिखे नहीं है। हाँ। मेरी मातंग समाज से आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश है कि वो आप बाबा साहब को पढ़े और उसके बाद में आप सोचे। केवल आरक्षण के भरोसे पे बुद्धों लोगों की प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने विद्वानवादी बौद्ध से करा। आज कुछ ऐसे मातंग समाज के लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब के साथ में बुद्धों को अपनाया, आज वो प्रगति पथ पर है। उनको आज आरक्षण की जरूरत नहीं सर। प्रशांत जी, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अभी बहुतेक नवंबर में होता है, नवंबर में फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में होना ही है। घमासान मचने वाला है। महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी, साथ में वंचित बहुजन आघाड़ी कहाँ जाती पता नहीं, उधर एमआईएम क्या ढपली बजाता है पता नहीं। ठीक है, छोटे मोटे बड़े पक्ष तो लगे गए, लेकिन जो मुख्य लड़ाई है महाविकास आघाड़ी और महायुति, बीजेपी साइड और कांग्रेस साइड। तो ये आने वाला जो विधानसभा है, जो चुनाव है, स्पेशली मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ और साथ में हरियाणा और झारखंड में भी होना है, लेकिन मैं महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ। ये महाराष्ट्र में जो 2022 में हुआ, उद्धव ठाकरे के साथ जो गद्दारी वाला जो प्रकार किया गया है, इसके पीछे ऐसी कौन सी शक्तियाँ लगी पड़ी थी कि ठाकरे परिवार को खत्म करना मानस था, या ठाकरे परिवार का पार्टी को तोड़ना था, या शिवसेना को नेस्तनाबूद करना था? ये जो मानस था, ये बाकायदा आपने देखा है महाराष्ट्र में, और उसका परिणाम ये हुआ है कि लोकसभा में महाराष्ट्र में 48 में से 32 महाविकास आघाड़ी। विधानसभा की परिकल्पना में आप क्या देखते हैं? देखिए, लोकसभा का चुनाव एक अलग प्रकार का था और विधानसभा का चुनाव अलग प्रकार का था। लोकसभा में एक मैसेज दिया गया कि संविधान को बचाना है, और संविधान को बचाने के लिए डीएमके फैक्टर महाराष्ट्र में ज्यादा चला है। डीएमके फैक्टर का मतलब होता है दलित, मुस्लिम, मराठा। हाँ, तो मराठा आंदोलन में जैसा आपने देना है महाराष्ट्र में, वो तो मराठा और मुस्लिम और बौद्ध ये महाविकास आघाड़ी में चले गए। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि संविधान प्रेमी लोगों ने इस बार महाविकास आघाड़ी को मतदान किया है, क्योंकि उनको जेल में फैलाया गया है। रोज टीवी पर न्यूज आती थी कि संविधान बचाना, संविधान बचाए, और हमारे जैसा भी पढ़ा लिखा लोग हम भी उस चक्कर में आए हैं
लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव फर्क है और संविधान कोई नहीं बदल सकता है। अगर संविधान बदलना है तो खुद बाबा साहब आम्बेडकर को जमीन पे आना पड़ेगा। हाँ। और विधानसभा की चुनाव अलग बात है। अगर यहाँ के सुप्रीम कोर्ट में जो आपने जो विषय लिया था कि शेड्यूल कास्ट के वर्गीकरण का, अगर सरकार ने इस वर्गीकरण को अगर रोक नहीं लगाई तो हो सकता है इसके परिणाम महाविकास आघाड़ी की तरफ जा सकते हैं। अगर सरकार ने इस बारे में रोक लगाई और हमारे को पहले जैसा आरक्षण दिया कि जो बाबा साहब आम्बेडकर ने घटने में दिया है, वो जैसा आरक्षण अगर प्रधानमंत्री गवर्नमेंट देती है या सुप्रीम कोर्ट को पर दबाव डालकर इस फैसले को बदलना चाहती है वर्गीकरण के, तो ये शेड्यूल कास्ट समाज, मुस्लिम समाज और वो महायुति की तरफ जा सकते हैं। महायुति की तरफ जा सकते हैं। अगर इस फैसले को बदल दिए तो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल दिया तो नहीं तो इसके परिणाम महायुति को भुगतना पड़ेगा। अभी आपने एक अच्छा प्रश्न किया, इससे पहले इस बात पर आ चुके थे हम। पार्लियामेंट का सत्र खत्म हो चुका है और डिसीजन उसके 7 दिन पहले आया था और उन 7 दिनों में पार्लियामेंट में बीजेपी सरकार ने कुछ भी नहीं किया, इवन बयानबाजी भी नहीं किया। और उसमें SC ST OBC और BJP के जो 139 सांसद है उन्होंने भी आवाज नहीं किया। और अभी संसद सत्र होगा 6 महीने बाद और 2 या 2.5-3 महीने बाद तो विधानसभा होने वाला है। तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश चेंज नहीं होगा, तो फिर क्या होगा महाराष्ट्र विधानसभा? देखिए, पार्लियामेंट का विशेष अधिवेशन बुलाने का अधिकार इस देश के प्राइम मिनिस्टर को, हाँ, और इस देश के राष्ट्रपति को भी है। हाँ। तो मैं जो 139 है सांसद है, चाहे वो कोई भी पार्टी को, हाँ, हाँ। तो उनसे मैं आपके चैनल के माध्यम से एक गुजारिश करता हूँ कि आप माननीय प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कीजिएगा या राष्ट्रपति को अपना एक निवेदन दीजिएगा और पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और वो 2 दिन हो क्या 3 दिन का हो, तो उस विशेष सत्र में इस डिमांड को, इस मांग को आप वहाँ पार्लियामेंट में रखिए और पार्लियामेंट में बहुमत से, क्योंकि आज इस विषय को ना कांग्रेस चाहती है और ना ही आने वाले चुनाव को देखते हुए ना ही बीजेपी चाहती है। तो कांग्रेस बीजेपी और जितने भी दल है वो चाहती नहीं है कि इसका ये हो, अति हो, इसको रोकना ही चाहिए, ये सबकी नीति है। तो मैं प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया जाए, विशेष सत्र में बहुमत से ठहराव पास किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ठहराव लिया है वर्गीकरण का, इसके विरोध में आप एक फैसला लीजिए और वो राष्ट्रपति के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट को दे दीजिए। हाँ, वो हो सकता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश निरस्त हो सकता है या फिर अगर उसके अगेंस्ट में अगर पिटीशन भी दाखिल करते हैं तो 9 जजेस केस में पिटीशन सबमिट हो सकती है और आदेश निष्कासित किया जा सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा में किसकी जीत लग रही है आपको? देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा में इस बार तगड़ी फाइट है क्योंकि महाविकास युति वो सबक लेना चाहती है लोकसभा का और महाविकास आघाड़ी अति उत्साही है क्योंकि 48 में से 32 सीटें आने के बाद में उनका जो मरा हुआ दिल था, सीधे अपनी भाषा में कहना चाहते तो वो जिंदा हो गया और वो पूरी ताकत अपनी लगा देंगे। और हमने जो महायुति है तो महायुति को चोट बैठी है आणि मराठी में कहावत है का दुधानं तोंड भरलं तर ताकही फुकून प्या लागते, दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है। तो हम भी इस बार जनता को क्या चाहिए, तो उस जनता के जो प्रॉब्लम है, जो प्रश्न है वो उसको उठाएंगे, जनता की समस्या पूरी करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि महायुति की सरकार आ जाए। और उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण की भूमिका रहेंगे रामदास जी आठवले की रिपब्लिकन पार्टी इंडिया के कार्यकर्ता की। अगर आठवले साहब को अगर इस महाराष्ट्र में महायुति का एक स्टार प्रचारक करके उन्होंने प्रोजेक्ट किया तो चुनाव परिणाम मुझे आशा है कि महायुति के बारे में जा सकते हैं। अगर उन्होंने आठवले साहब और उनके कार्यकर्ता की अनदेखी की तो महाविकास आघाड़ी की सरकार आ सकते हैं। ये भी मैं आपको चैनल के माध्यम से दावे से कहता हूँ। मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे कौन महाराष्ट्र में? मैं तो मेरा ही नेता के नाम लूंगा। आपके नेता राज्य मंत्री है सेंट्रल में, तो सीएम तो नहीं बनेंगे, ये तो पक्का है। और सीएम बनने के लिए 145 की जरूरत है और 145 जीतने के लिए बीजेपी के नाम से ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। वो असंभव बात है। रिपब्लिकन तो सीएम है तो सीएम की पसंद रामदास जी आठवले छोड़ के और कौन? देखिए, सीएम की पसंद तो हमारे अभी देवेंद्र जी फडणवीस साहब, ये मेरी व्यक्तिगत पसंद है। अच्छा, देवेंद्र जी। उद्धव जी के बारे में आपके विचार क्या है? देखिए, उद्धव जी के उन्होंने
कोरोना काल में भी बहुत अच्छी सरकार चलाई। हम्म, व्यक्तिगत रीत्या मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। वो हमारे महाराष्ट्र के नेता रह चुके हैं, माजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन इस बार जो उनकी महाविकास आघाड़ी है हम्म, वो अंतर्गत लड़ाई में हम्म, माइनस हो जाएंगे और महायुति को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलेंगी और महाविकास युति के ही मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री कौन बनेंगे हाँ। वो तो बड़े नेता ठहराएंगे। लेकिन मुझे अगर पूछा गया है तो मैं यही चाहूंगा कि रामदास जी आठवले बनना चाहिए। अगर उनका नंबर नहीं लगता है तो देवेंद्र फडणवीस या फिर एकनाथ जी शिंदे, वो वरिष्ठ स्तर का ये है डिसीजन है। प्रशांत जी एक आखिरी सवाल है। हाँ। 50 खोके एकदम ओके जो महाराष्ट्र में जो फेमस हुआ उसका असर जनता पर क्या हुआ? नहीं, वो 50 खोके और एकदम ओके है तो वो तो एक चुनावी मसला था। हाँ। ये तो गलत बात है क्योंकि किसी के लिए इतना छापखाना नहीं है कि इतने खोके दे सकते हैं। उनको उद्धव ठाकरे जी से विरोध करना था क्योंकि उद्धव ठाकरे जी और भाजपा साथ में मिलकर चुनाव लड़ी थी, साथ में लड़कर उनकी सरकार बननी चाहिए थी। लेकिन वो महाविकास आघाड़ी के साथ में गए क्योंकि सेना और कांग्रेस का कोई मिलाव ही नहीं था, कोई मिलाव ही नहीं था। हाँ, व्यक्तिगत उनका जो भाजपा और सेना का जो वाद हुआ तो वो उद्धव ठाकरे ने व्यक्तिगत तौर पर फायदा लेने के लिए वो बीजेपी से अलग हो गए। कहने का मतलब इस बार जो लड़ाई होगी उद्धव ठाकरे और फडणवीस के बीच में ही है। हाँ। जो पहले भी थे 2012 से चल रही है, 22 में भी हुआ, अब हाँ। 24 में भी होगा। और उद्धव ठाकरे या फडणवीस इन दोनों में से मुख्यमंत्री का फेस आगे आया हुआ है। बहरहाल ये थे प्रशांत जी मूल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गढ़ के जिला संगठक पद पर। और बहुत बढ़िया उन्होंने अपना संबोधन दिया, विषयों पर उन्होंने अच्छे से स्पष्टीकरण दिया। भले ही कुछ चीज़ें कम ज़्यादा होती रहती है, अपने नेताओं को आगे बढ़ाना सबका करते हुए उन्होंने भी अपना कर्तव्य पूरा किया है। रामदास आठवले जी का जो रोल है वो फिलहाल तो समाज के हित में नहीं बैठा, ऐसा तो दिखाई देता है चारों तरफ, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों से मुलाकात लिया। रामदास आठवले का जितना विरोध कर रहे हैं एससी और एसटी समाज में उतना महाराष्ट्र में किसी नेता का नहीं हो रहा है। कारण ऐसा है कि बीजेपी में आंखें बंद करके बैठ जाना और एक नगर से की टिकट भी नहीं मांगना, ये समाज के विरोध की बात होती है, ऐसा मुझे लगता है। प्रशांत जी, आप इस बात को अन्यथा न ले, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन समाज का भी है। तो धन्यवाद, जय भीम। और बहुत बढ़िया प्रशांत जी, और इसके बाद भी प्रशांत जी से बातचीत होते रहेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में, और विधानसभा में एक दो इंटरव्यूज और होंगे। धन्यवाद, जय भीम। धन्यवाद, जय भीम।